सभी बच्चों को गुड इवनिंग, सभी बच्चों को नमस्ते। कैसे हो बेटा? प्रशासन के आदेश की वजह से हमें ऑनलाइन क्लासेस आज शुरू करनी पड़ रही हैं। लेकिन जैसे ही हमें मौका मिलेगा हम तुरंत ही ऑफलाइन क्लास शुरू करेंगे। अब उतनी लंबी क्लास हम ऑनलाइन नहीं शुरू करेंगे। लेकिन चूंकि आपकी पढ़ाई का सिस्टम खराब ना हो, और आप हम सब जानते हैं कि हमारा सिस्टम बहुत शानदार जानदार सिस्टम है और हरियाणा में बेस्ट है। इस तरह का सिस्टम और किसी के पास नहीं है जो ऑनलाइन सिस्टम हमारा है। अगर आप पढ़ने वाले हो तो आपको पढ़ाई का वही माहौल मिलेगा जो आपको क्लासरूम में मिलता है। मुझे उम्मीद है इस वक्त जितने भी इस वक्त मेरे बच्चे क्लास को लाइव देख रहे हैं, उन्होंने मेरी पिछली 2 लेक्चरों को अच्छी तरीके से वीडियो से देख भी लिया होगा। कल मैंने बच्चों से कहा भी था कि बेटा, क्लास 9th वाला जो मॉल कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से रिवाइज कर लेना, सो दैट कि हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझा सकें। आप सबके लिए हो सकता है, कई बच्चों के लिए नई चीज है, लेकिन बहुत मजा आने वाला है, ये मैं गारंटी के साथ में कह सकता हूं। मैं बहुत ही बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करूंगा, लेकिन आपका भी ध्यान बिल्कुल बोर्ड की तरफ होना चाहिए। मैंने पीछे भी कहा था कि ये कोई टिकटॉक वीडियो नहीं बन रही है कि आपको 2 मिनट के अंदर, 2 सेकंड के अंदर चीजें समझ में आ जाए। ऐसा नहीं हो सकता। पूरा फोकस्ड होके पढ़ना है। जिस कमरे में बैठ के पढ़ रहे हो उसके आसपास कोई साउंड ना हो, पेन कॉपी हो, माउथ मतलब आवाज कोई आलतू फालतू ना हो, आपका भाई बहन आपके बगल में खेल कूद ना रहा हो, इस बात का विशेष ध्यान रखें तो पढ़ाई समझ में आएगी। चलिए आज अपनी पढ़ाई को शुरू करते हैं। और पढ़ाई से शुरू करने से पहले आपको याद है कि जब हम ट्रायल क्लास दे रहे थे तो पहले दिन आपको मैंने एटॉमिक मास पढ़ाया था, कल आपको मॉलिक्यूलर मास बताया था, और आज उसके आगे अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाना है। पहले बताइए, क्या एवरीथिंग इज क्लियर? सब कुछ क्लियर है कि नहीं? फटाफट रिस्पॉन्स दीजिए। कोई डाउट तो नहीं है? और अगर है तो पूछ लीजिए, पहले मैं उसको बता दूंगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। और आज मैं बहुत ही शानदार लेक्चर देने वाला हूं। देखता हूं आप कितना समझ पाते हो। देखो, जिन बच्चों ने आज मेरी ऑनलाइन क्लासेस शुरू करी है आज, उनको पहले मैं नाम बता दूं। मैं विनोद कुमार हूं, मेरा नाम मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूं। ठीक है, 25 साल ऑलमोस्ट का एक्सपीरियंस है। लेकिन आज का लेक्चर मेरा उनको तभी समझ में आएगा जब पिछले 2 लेक्चर वो देख लेंगे। वो वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है। इसलिए जो आज पहली क्लास मेरी पढ़ेंगे उन्हें थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, हो सकता ना भी हो सकता हो भी हो। लेकिन अगर हो जाए तो ये मत समझना कि मास्टर को पढ़ाना नहीं आता। मास्टर को खूब पढ़ाना आता है, खूब पढ़ाया है उसने, ठीक है, सब कुछ सबको पता है। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप सभी 2 लेक्चर जो मेरे हो चुके हैं उसको वीडियो को देख लेंगे, फिर आपको कल से कोई दिक्कत नहीं होगी, ऐसा मेरा मानना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चले, तो हम लोगों ने कल शुरू करते हैं कि सर, हमारा जो पहला जो टॉपिक शुरू हुआ था वो कल क्या था? मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहां से मैं इसके आगे बढ़ाता हूं। मॉलिक्यूलर मास को उसी ढंग से डिफाइन किया जाता है जैसे एटॉमिक मास को किया जाता है। कल पढ़ा दिया था मैंने, है ना? और मैंने कहा था मॉलिक्यूलर मास की कोई यूनिट नहीं होती। अगर मैं यहां एमयू लगा दूं तो इसका क्या मतलब है? अगर मैं इसमें ग्राम लगा दूं तो इसमें क्या मतलब है? ऐसा मैंने कल आपको समझा दिया था। एम आई राइट? ठीक है, अब मैं अपनी गाड़ी को आगे बढ़ाता हूं और अब मैं आपको बताता हूं कि सर, एवरेज मॉलिक्यूलर एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और कैसे निकाला जाता है, इसे हम शॉर्टकट में AMM कहते हैं। पिछले 2 लेक्चरों में मैंने आपको एवरेज एटॉमिक मास निकालना सिखाया था। अब सिखाने जाऊंगा कि एवरेज मॉलिक्यूलर मास हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, एवरेज जानते हो? जानते हैं। मॉलिक्यूलर मास जानते हो? जानते हैं।
तो फिर AMM को कैसे निकालते हैं इसको समझिए, इसकी ट्रिक्स देखिए। जेई में, एडवांस में, नीट में इसके क्वेश्चन खूब बनते हैं। कोई टीचर इतना डिटेल्स में नहीं कराता है, लेकिन यहां पर आपको कराया जाएगा। देखो, सबसे पहले देखो, एवरेज मॉलिक्यूलर मास यानी AMM, मैं आपको एक नहीं, दो नहीं, तीन मेथड से कराऊंगा। और सबसे पहले मेथड 1, ठीक है। देखो, जैसे एयर है, एयर, ठीक है, पक्का। अगर एयर है तो इसमें गैसेस तो बहुत होती हैं, लेकिन मेन दो गैसेस होती हैं, एक O2 होता है, एक N2 होता है। ऑक्सीजन गैस और N2 गैस। लगभग ऑक्सीजन गैस जो होती है वो 21% होती है, और N2 जो है वो लगभग 79% होती है, सबको पता ही होगा। O2 का मॉलिक्यूलर मास सब जानते हैं 32 होता है, और N2 का मॉलिक्यूलर मास लगभग 28 होता है, लगभग 28 होता है, ठीक है। ये तो पता ही होगा, है ना। एयर में गैसेस तो बहुत होती हैं, लेकिन मैंने समझाने के लिए मान लिया कि यार मान लो दो ही गैसेस हैं, एक O2 और एक N2, इसका 21, इसका 79, मिला के 100% हो गया। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया नीट में, किसमें? नीट में। अगर आपके डॉक्टर बनने के सपने हैं तो नीट के क्वेश्चन आपको आने चाहिए। नीट में पूछा गया, कैलकुलेट AMM ऑफ एयर। एयर का एवरेज मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? सभी बच्चों को N2 का मॉलिक्यूलर मास पता होता है, O2 का मॉलिक्यूलर मास पता होता है, लेकिन कोई पूछ दे एयर का क्या होता है, बोले सर ये तो नहीं पता, और कई बार जरूरत पड़ती है। तो एयर में मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, और जब मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं, किसी का मॉलिक्यूलर मास कुछ है, किसी का मॉलिक्यूलर मास कुछ है, तो एवरेज तो लेना पड़ेगा। और एवरेज कल मैंने बताया भी था कि कैसे लिखते हैं या निकालते हैं। AMM क्या होगा? AMM ये होगा, कैसे मैथ में एवरेज निकालते हो? 32 वाला 21% है, 28 वाला 79% है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है बच्चों कि भैया 32 वाला है 21%, तो 32 इंटू 21 21, प्लस 79 इंटू 28, और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर दो, जो कि 100 होता है। ऐसे तो निकालते हैं ना एवरेज, है कि 10% कोई चीज इतनी है, 90% कोई चीज इतनी है, तो एवरेज क्या होगा, तो ऐसे निकलता है। बोलो भाई। और ये वैल्यू जब आप रफली सॉल्व करोगे तो 28.8 होगा, जिससे मैं बच्चों को सलाह दूंगा कि आज के बाद इसको आप 29 याद रखना। तो इसका मतलब एयर का जो मॉलिक्यूलर मास होगा वो हमारा 29 हम ले सकते हैं। समझ में आया? तो देखो, एयर का मॉलिक्यूलर मास जिसमें मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं वो कितना होता है? वो होता है 28.8, लेकिन इतना अप्रोक्सीमेशन चलता है और हम उसको 29 को ले सकते हैं। इसलिए आज के बाद इस डेटा को याद रखना, ये डेटा आगे काम आने वाले हैं, और मैं जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि 99% बच्चों को एयर का मॉलिक्यूलर मास नहीं पता होगा, उन्हें O2 का पता होगा, उन्हें CO2 का होगा, उन्हें बाकियों का पता होगा, लेकिन एयर का नहीं पता होगा। एयर का आज मैंने निकाल के दिखा दिया, 29 के करीब होता है, ये एवरेज होता है, क्योंकि एयर में एक गैसेस नहीं होती हैं, मिक्सचर ऑफ गैसेस होती हैं, तो मिक्सचर ही बनेगा, तो एवरेज लेना पड़ेगा मॉलिक्यूलर मास का, वगैरह वगैरह वगैरह। ये मेथड 1 है।
जरा सभी ऑनलाइन स्टूडेंट बताएं क्या ये चीज समझ में आई या नहीं आई। जिन्होंने मेरी पिछली 2 क्लासेस लगाई हैं उनके लिए तो ये हलवा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मुझसे पूछने का मेरा फर्ज बनता है, क्या समझ में आया कि नहीं आया। फटाफट बोलिए। हमारा ऑनलाइन सिस्टम बेस्ट है, हम कोई जूम ऐप पे नहीं पढ़ा रहे हैं, सस्ता मद्दा सा कार्यक्रम नहीं है ये बहुत ही हाई इन्वेस्टेड प्रोडक्ट है, क्योंकि हम स्टूडेंट की क्वालिटी से समझौता कभी नहीं करते, वो चाहे ऑफलाइन हो वो चाहे ऑनलाइन हो। ठीक है, इसलिए पढ़ाई में आपको कोई अंतर नहीं मिलने वाला है। ठीक है, अब मैंने ये जो पॉइंट, ये तो मेथड 1 था, 3 मेथडों से मैं आईआईटी जेई तक आपको लेके जाऊंगा। लोग मालिकुलर मास ही नहीं पढ़ाते, और पढ़ाया तो 2 मिनट में पढ़ाया, निकल गया इसको आगे लेके। मैं आपको कल से मालिकुलर मास पढ़ा रहा हूं और अब आपको 3 मेथडों से सॉल्व करना सिखाऊंगा। ये तो पहला मेथड है और इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं और आगे फिर मेथड 2 पे जाएंगे। देखो, एक क्वेश्चन जेई एडवांस में आया। लोग डरते हैं, कुछ नहीं है जेई एडवांस, कुछ नहीं है नीट, बस आपके पढ़ाने वाला सही होना चाहिए ना, और पढ़ने वाला सही होना चाहिए, बस खत्म बात। एडवांस में क्वेश्चन आया कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस हैं। अच्छी बात है भाई, क्वेश्चन नोट कर लो बेटा। इसमें 2 गैसेस हैं, एक O2 एक O3। ठीक है, इसका A डबल M जो है वो 36 है, मतलब दिया A डबल M। और उन्होंने पूछा कि कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ O2 एंड O3 इन मिक्सचर ऑफ गैसेस। ये क्वेश्चन मेरे एडवांस में आ चुका है। ये क्वेश्चन था कि हमारे पास एक मिक्सचर ऑफ गैसेस है और इस मिक्सचर ऑफ गैसेस में O2 है और क्या है, O3 है। इसका A डबल M कितना है, 36 है। और इसमें कैलकुलेट परसेंटेज ऑफ O2 और क्या है बेटा, O3 है। और इसमें इन्होंने पूछा है इन मिक्सचर, मतलब परसेंटेज ऑफ O2 एंड O3 इन मिक्सचर ऑफ गैसेस पूछा है। समझ में आया? जिन बच्चों ने मेरी कल की क्लास या परसों की क्लास लगाई हो तो मेरी एक ट्रिक उनको मैंने बताई थी, ध्यान से देखो। देखो, एक आम स्टूडेंट कैसे करता है, एक आम स्टूडेंट जिसकी पढ़ाई नॉर्मल हुई वो कैसे करता है। सर, इसकी परसेंटेज x मान लेते हैं, इसकी परसेंटेज 100 माइनस x मान लेते हैं, भाई ऐसे निकालते हैं। इसका मालिकुलर मास कितना होता है, 32। इसका मालिकुलर मास कितना होता है, 48। तो सर A डबल M कैसे निकालेंगे, A डबल M कैसे निकालेंगे। सर 32 को परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दो तो 32 इंटू एक्स हो गया, प्लस 100 माइनस एक्स को मल्टीप्लाई कर दो कितने से, 48 से, है भाई। और डिवाइडेड बाई टोटल परसेंटेज से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, और अपना जो A डबल M है वो अगले ने दिया ही हुआ है 36। ऐसे करते हैं। उसके बाद बच्चे इसको सॉल्व करते हैं, 100 को इधर ले जाओ तो 36 100 हो गया, ये 32x हो गया, प्लस 48 100 हो गया। देखना भाई कहीं गलती ना हो, 48x हो गया, मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद ये वैल्यू कितनी हो गई, -16, वो इधर आ जाओ तो 16x हो गया। तो 16x इज इक्वल टू 3800 में से ये कितना हो गया, लगभग 1200 हो गया, ऐसा लग रहा है 1200 हो गया ना शायद। 4800 और 3600 को माइनस करोगे तो 46, हाँ 1200 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी हो गई, 1200 बाई 16। ठीक है भाई, तो अगर मैं इसको 4 से डिवाइड करूं तो 4 आया, 300 आया, ऐसे ही कुछ हुआ ना भाई। तो इसका मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 4 है ना, 4। तो 4 7 जा 28 और 2 0 75, यानी कि ये वाली जो वैल्यू है एक्स की परसेंटेज वो हो गई 75%। और जो दूसरे एक्स कौन सा था, O2, यानी O2 की परसेंटेज हो गई आपकी
75%, तो निश्चित रूप से O3 की कितनी हो गई आपकी 25%, क्योंकि टोटल तो 100 ही होता है। तो एक आम स्टूडेंट्स जो होता है वो इस ढंग से सॉल्व करता है। जो बच्चे कल मेरी क्लास में नहीं थे, आज हैं, वो ऐसे ही करते। एवरेज तो ऐसे निकलता है कि भाई परसेंटेज को नंबर से मल्टीप्लाई करो और फिर जोड़ के टोटल परसेंटेज से डिवाइड कर दो। ये तो एवरेज निकालने का नियम है, और एवरेज कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, मैथ में पढ़ाया जाता है। लेकिन मैं इस मेथड को पसंद नहीं करता, काफी टाइम लग जाता है इसमें तो यार, है ना। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करूंगा? मैं तो कहूंगा भाई देखो क्वेश्चन क्या था, A हमें उन्होंने 36 दे दिया, दो गैसेस दे दी O2 और O3। इसका मोलर मास कितना था 32, इसका कितना था 48। इसकी परसेंटेज चाहिए कि भाई O2 की परसेंटेज क्या होगी और O3 की परसेंटेज क्या होगी, है ना। तो मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से परसेंटेज निकालता हूं। सबसे पहले O2 याद करो, जब हमने A पढ़ा था, सॉरी ए तो A ये है, AM पढ़ा था, तो इस तरह से हम परसेंटेज निकालते थे, याद है। मान लो मुझे इसकी परसेंटेज निकालनी है O2 की, तो ट्रिक पता क्या है, इन दोनों का माइनस ले लो, डिफरेंस ले लो, मतलब प्लस माइनस लेना है, बस वैल्यू लेना है। तो 36 में से 48 आया तो कितना आया 12, डिवाइडेड बाई 12 ही हुआ ना। हाँ, इसकी निकालनी है तो इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ले लिया। और अब इसके बाद इन दोनों का डिफरेंस ले लो, कितना 32 माइनस 48, ये कितना होगा 16, उससे डिवाइड कर दो, समझ गए। और उसके बाद परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 ये 4 इंटू 100, ये वैल्यू 75% आ गई, पहले भी 75 आई थी। देखो कितना आसान मेथड, जमा आसान है, ट्रिक से हो जाएगा। अब आज की डेट में जो स्टूडेंट अच्छा काम करेगा और स्मार्ट वर्क करेगा, इस तरीके से चीजों को सीखेगा, न्यूमेरिकल अप्रोच करेगा, वो भविष्य में एक अच्छा डॉक्टर, इंजीनियर और अच्छे अच्छे आईएएस में बनेगा। और वो आपको यहाँ पे सीखना पड़ेगा। और परसेंटेज ऑफ O2 अगर ये है, तो परसेंटेज ऑफ O3 दूसरा निकालने की क्या जरूरत है, 25%। एक बार सारे बच्चे जो आज नए हैं, या क्या पता पीछे लेक्चर उन्होंने ना देखा हो, तो जिसकी देखो एवरेज दिया हो, दो कंपोनेंट हो, परसेंटेज निकालना हो, तो ट्रिक मेरी यह है कि जिसकी परसेंटेज निकालनी है उसको छुपा लो, इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ले लिया। फिर इन दोनों का डिफरेंस ले लो, तो इन दोनों के डिफरेंस को इन दोनों के डिफरेंस से डिवाइड कर दोगे और 100 से मल्टीप्लाई कर दो, खटाक से आंसर आ गया। कोई एक्स उक्स मानने की जरूरत नहीं है। जरा सभी बच्चे बताएं, क्या ये जेई एडवांस का क्वेश्चन का आंसर समझ में आया क्या, या नहीं आया? दूसरे मेथड से, ट्रिकी मेथड से क्लियर हुआ कि नहीं, जल्दी बताइए। और मुझे उम्मीद है कि एवरेज मालिकुलर मास निकालने का मेथड 1 समझ में आ गया होगा। चलिए अब बात को यहीं पे ही समाप्त करते हैं और मेथड 2 पे जाते हैं। जब हम मेथड 2 पे जाते हैं, तो मेथड 2 का हिसाब क्या है, AMM निकालने का शॉर्टकट ये है। ये शॉर्टकट किसी किताब में नहीं मिलेंगे आपको, इसलिए बहुत ध्यान से नोट करते रहना। AMM निकालने का तरीका ये होता है, AMM निकालने का तरीका ये होता है शॉर्टकट। वो क्या, N1 M1 N2 M2 N3 M3 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 प्लस N3, ये होता है। सर ये सब क्या है बताता हूं। AMM तो समझ ही रहे हो कि जब मेरे पास मिक्सचर ऑफ गैसेस हो
और एवरेज मॉलिक्यूलर मास निकालना हो तो यहां पर N1 होता है टोटल नंबर ऑफ, टोटल तो ना लिखो, ये लिखो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1, और M1 है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस 1। तो फिर आप N2 M2 तो समझ ही गए होंगे। N1 है जो हम पहली गैस लेंगे, उसके मोल्स कितने हैं, और M1 क्या है, उसका मॉलिक्यूलर मास क्या है। ठीक है, N2 और M2 भी समझ गए होंगे, N3 और M3 भी समझ गए होंगे। क्या N3 हो गया तीसरी गैस अगर है तो उसके नंबर ऑफ मोल्स, और M3 का मतलब हुआ तीसरी गैस का मॉलिक्यूलर मास, और डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2 प्लस N3, ये क्या है, तो देखा जाए तो ये वैल्यू टोटल नंबर ऑफ मोल्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स है। आ गया समझ में। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ मोल्स का विषय उठाते हैं तो अब जो विषय आपके सामने आएंगे उसकी तरफ हम आगे बढ़ते हैं, उन बातों को बताते हैं। देखो ध्यान से देखो, तो क्या है, देखो हो गया। तो A निकालने का ये मेथड 2 है, ये शॉर्टकट मेथड है। इस पे खूब जेई में, खूब मेडिकल पे क्वेश्चन बन चुके हैं। ठीक है, बहुत आसान से पढ़ा जा सकता है, बस पढ़ाने वाला होना चाहिए। और इसके लिए मैं आपको एक क्वेश्चन जो हमारा नीट में आ चुका है, मैं उसको डिस्कस करना चाहूंगा। और क्वेश्चन ये है, नोट करो, कैलकुलेट A if we mix, ठीक है, 5 मोल SO2, ठीक है, 3 मोल O2 एंड 2 मोल 2 मोल आपका मीथेन गैस। इतनी गैस को मिक्स कर दिया और आपसे पूछा क्वेश्चन के अंदर कि A क्या है। उतारो भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले। कैलकुलेट A if we mix 5 moles of SO2, 3 moles of O2 and 2 moles of the methane gas। सही है, मिक्सचर ऑफ गैसेस हो गया। क्लियर है, यहां परसेंटेज का नहीं है, यहां मोल्स दिए हैं, मोल्स दिए ना, तो मोल्स दिए हैं, तो इसको हम मेथड नंबर 2 से कर सकते हैं। तो जब हम इसको मेथड नंबर 2 से करेंगे तो क्या होगा, कैसे होगा, देखते हैं, समझते हैं, जानते हैं। देखो ऐसा भाई, A ये देख लो कि हम कितनी गैसेस मिक्स कर रहे हैं, 3। तो 3 के लिए N1 M1 N2 M2 N3 M3 और डिवाइडेड बाय आपका टोटल नंबर ऑफ मोल्स N1 प्लस N2 प्लस N3। यही हुआ ना। आओ चलते हैं, वैल्यू को पुट करते हैं। N1 पहली गैस के नंबर ऑफ मोल्स, पहली गैस थी SO2, इसके मोल्स कितने हैं, 5, इनटू इसका मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास कितना हो गया, मॉलिक्यूलर मास 32 प्लस 32 64। और वैसे भी बच्चों को याद होगा कि SO2 का मॉलिक्यूलर मास 10th में 9th में पढ़ते थे 64 ही होगा। और प्लस N2, N2 सेकेंड गैस O2, उसके मोल्स कितने, 3, इसका मोलर मास कितना है, 32, 32 हो गया। प्लस का N3M3 है ना, तो तीसरी गैस है मीथेन, इसके क्या मोल्स हैं, 2, और मीथेन का मॉलिक्यूलर मास होता है 16। पता है ना कैसे, CH4 का, CH4 में कार्बन का H 12 होता है, हाइड्रोजन का 4 होता है, तो टोटल को मिला दो तो 16 बन गया। और इसको जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करने पर हमें मोल्स मिलेंगे 5 प्लस 3 प्लस 2। क्यों भाई, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे
तो कुछ कितना आएगा, एक बार कैलकुलेशन कर लेते हैं। 5 चौके 20, 5 छक्का 30 और 2 32, 320 हो गया। ये कितना हो गया, 96। ओके भाई। और ये कितना हो गया, 32। तो 32 कितना हो गया, 6 2 8, 9 3 12, 2 14। और यहाँ पे शायद 4 हो गया और बाई 10 है, तो इसको बाई 10 करेंगे तो मैं डायरेक्ट अगर आंसर लिखूं तो 44.8 हमारा आंसर होगा। और इस तरीके से हम लोगों ने कर दिया। और मुझे बताओ, क्या सभी बच्चों को समझ में आया कि इसका आंसर क्या होगा? पहले तो सारे बच्चे बताएं, उन्हें भगवान की कसम है, क्या उन्हें यह मेथड समझ में आया? नहीं तो मैंने कल भी कहा था कि मैं आपको श्राप दे दूंगा अगर आपने झूठ बोला तो। पहले बताओ, मेथड समझ में आया? ठीक है, ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, आपको डॉक्टर बनाएगा। इस तरह की पढ़ाई यहां पर होने वाली है। ठीक है, सिंपल एनसीईआरटी से कुछ नहीं होने वाला। एनसीईआरटी बेसिक है, पढ़ना चाहिए, लेकिन ये सब चीजें आप सीखोगे तब मजा आएगा। और मुझे ये बताइए कि क्या आपको ये चीजें समझ में आ रही होगी? आप मुझे ये पहले बताएं। मेथड समझ में आ गया होगा, और समझ में आ गया होगा तो मैं अब आपको इसमें भी एक स्मार्ट वर्क बताता हूं। आप कहोगे सर इसमें क्या स्मार्ट वर्क है, ये क्या, ये तो सिंपल है, फार्मूला पता हो खट से लगा दो आंसर हो गया। नहीं, देखो, हमारे पास 3 गैसेस थी। एक SO2 था, ओके, दूसरा O2 था, और तीसरा कितना था, CH4। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास कितना था इसका, 64। इसका कितना था, 16 था। और इसका कितना था, 32 था। ये होगा। आप लोगों ने एवरेज निकाला होगा। आपके कुछ टेस्ट में 10 नंबर आए, कुछ टेस्ट में 20 आए। तो जब एवरेज निकालोगे तो 10 और 20 के बीच में कोई आंसर होगा, वो 11 होगा, 12 होगा, 17 होगा, 21 तो नहीं होगा, 9 तो नहीं होगा, 10 तो 8 तो नहीं होगा। एवरेज तो ऐसे निकलता है। स्मार्ट वर्क क्या है भाई, सॉल्व करना पड़ जाए तो फिर तो सॉल्व करोगे ही, उसमें तो कोई डाउट है नहीं। उसको तो हम कोई रोक ही नहीं सकते, ना आप रोक सकते ना मैं रोक सकता, इसमें क्या बात है, सॉल्व तो करना पड़ेगा, मजबूरी है भाई। लेकिन एक बार देखो, ये मुझे बताओ, आंसर 16 और 64 के बीच में आएगा पक्का? हो सकता है 16 32 के बीच में आए, हो सकता है 32 64 के बीच में आए, कुछ भी हो सकता है। लेकिन एक बात बताओ, एवरेज में ज्यादा कंट्रीब्यूशन किसका होता है? जिसकी अमाउंट ज्यादा हो, जिसका मास ज्यादा हो। तो एक बात बताओ, यहां पे मैंने मोल्स कितने कितने लिए, इसके 5 मोल लिए, और इसका मॉलिक्यूलर मास भी सबसे ज्यादा है। इसका मॉलिक्यूलर मास कम है तो इसके मोल्स भी कम है, इसका मॉलिक्यूलर मास और कम है तो उसके और मोल्स कम है। समझ में आ रहा है? तो बताओ, इस एवरेज में सबसे ज्यादा योगदान किसका होगा? इसका होगा। क्यों? सर SO2 का मॉलिक्यूलर मास भी ज्यादा है और नंबर भी ज्यादा है। ठीक है, तो जरा दिमाग लगाओ। आंसर आंसर 16 और 32 के बीच में आएगा क्या? नहीं। क्या 32 और 64 के बीच में आएगा? यस। क्यों? SO2 का योगदान ज्यादा है तो एवरेज इस तरफ शिफ्ट होगा। तो मान लो आंसर दिए हों 18, एक चॉइस 18 दी, एक चॉइस दी हो 64, 64 तो हो ही नहीं सकता। एक चॉइस दी हो 44.8 जो हम लोगों ने निकाला है, वो तो आएगा ही, आंसर तो असली आएगा ही। और एक चॉइस इन्होंने दे रखा हो आपका 22.4, ऐसे दे रखा हो, 22.4 दे रखा हो। तो बेटा, सॉल्व करने से पहले पहले 4 चॉइसेस देख लो। और आपका स्मार्ट वर्क कहता है कि हमारा जो आंसर है वो SO2 की तरफ ज्यादा झुका हुआ मिलेगा। तो यानी आंसर किस तरफ ज्यादा भागेगा? 64 की तरफ। तो बताओ, क्या 18 हो सकता है? नहीं, ये तो 16 है, इसकी तरफ झुकेगा थोड़ी ना, झुकना तो इधर है, ये आंसर नहीं हो सकता। सिर्फ 64 तो तब होता जब सिर्फ SO2 होता है, ये भी आंसर नहीं हो सकता, ये तो है। लेकिन 22.4 भी नहीं हो सकता, क्योंकि 22.4 इन दोनों के बीच में है, और अगर इन दोनों के बीच में है तो भी नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा आंसर 32 और 64 के बीच में आना है।
और कई बार तो मैंने देखा है कि वो आंसर एक ही होता है, तो सॉल्व क्यों कर रहे हो, उसी पर निशान लगा दो। कोई और बच्चा 5 मिनट में सॉल्व करेगा, तुम 5 सेकंड के अंदर खट से करके निकल जाओगे, तो डॉक्टर भी आप ही बनोगे, इंजीनियर भी आप ही बनोगे, और जीवन में सफलता भी आप ही प्राप्त करोगे। इसलिए जब आपको लग जाए कि कैलकुलेशन है और चॉइसेस दे रखी हैं ए बी सी डी, तो सॉल्व करने से पहले आंसर को क्रॉस चेक मार दो, क्या पता सॉल्व ना करना पड़े। मेरी बात समझ में आई या नहीं आई, जल्दी से बॉक्स में लिखकर बताइए। हाँ, अब यश राव कह रहे हैं, चलो यश राव मैं आपके क्वेश्चन का जवाब देता हूं। हैं, अनुज कैसिक ने कहा है कि सर ये मैसेज क्या ओनली अप्लीकेबल फॉर गैसेस है, क्या ओनली अप्लीकेबल फॉर क्या गैसेस है? नहीं, आमतौर पे क्वेश्चन जो है ना, आमतौर पे जो है मतलब मान के चलो कि गैसेस का ही क्वेश्चन आता है आमतौर पे। मैं ये सब क्वेश्चन मैं कहाँ के करा रहा हूँ, नीट के, जेई के, इन सब के क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, तो उनमें गैसेस का ही ज्यादातर आता। हाँ, यश राव कह रहे हैं सर मान लो एक चॉइस 44.8 है, 46.8 है, 47.8 है, तो यश राव फिर किस्मत माड़ी भी तो होवे भाई, और जब किस्मत माड़ी होवे है तो फिर तो का सॉल्व करना पड़ेगा, और जब सॉल्व करना पड़ेगा तो वो तुमको भी करना पड़ेगा, वो आईआईटी टॉपर को भी करना पड़ेगा, वो नीट टॉपर को भी करना पड़ेगा, और किसी और को भी करना पड़ेगा। फिर किस्मत माड़ी हो गई, फिर तो फिर अलग ही बात हो गई। लेकिन आमतौर पे किस्मत माड़ी नहीं होती है अगर चीजों को आप स्मार्टली वर्कआउट करते हो। मेरी बात को समझो, मेरी गहराई गहराई को समझो, मेरी भावनाओं को समझो, वो इंपॉर्टेंट बात है। क्या समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, तो किस्मत माड़ी है उसका तो फिर केवल इलाज है। ठीक है भाई, तो मुझे उम्मीद है तो उसमें तो फिर सॉल्व करना ही पड़ेगा यश राव भाई, तभी तो मैंने कहा फिर तो किस्मत माड़ी है भाई, और जब किस्मत माड़ी है तो फिर तो दिक्कत ही है, फिर तो क्या करोगे? तो वो तो फिर करना ही पड़ेगा, और तो कोई मान नहीं पड़ेगा है। तो कहते नहीं अपनी किस्मत खराब है यार, जीवन में कुछ साथ नहीं मिलता, तो फिर तो ऐसे ही होगा, और क्या करोगे? ठीक है भाई। हाँ, तो इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरह से अप्रोच कर सकते हो, उस तरह से आंसर निकाल सकते हो, और इस तरह से अपनी बात को समझ सकते हो। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेथड नंबर 2 समझ में आया होगा। ये शॉर्टकट्स याद रखिएगा, N1 M1, N2 M2, N3 M3, चौथा मिलाया जा सकता है तो N4 M4 कर देना, नीचे N4 से डिवाइड कर देना। ये एवरेज निकालने के तरीके हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं हम सब जानते हैं, मैथ में खूब पढ़ाए जाते हैं। परसेंटेज हो तो कैसे निकालते हैं। तो मुझे एक बात सबसे पहले बच्चे ये बताएं, ठीक है, कि जब ये बात आपको समझ में आ गई है तो भाई मैंने मेथड नंबर 2 भी आपको बता दिया। अब इसके तमाम सवाल बन सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, कोई बात नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लो मेरे लिए कोई कहता है कि चलो मुझे बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कैलकुलेट ए डबल एम, सॉल्व करके दिखाओ। कैलकुलेट ए डबल एम, एवरेज मॉलिक्यूलर मास, इफ वी मिक्स if we mix 5 mole of O2, बोलो भाई, and 5 mole of क्या, N2। ठीक है, बड़ा आसान सा सवाल है, इसको करके दिखाओ। 5 moles of N2, इस क्वेश्चन का बताओ आंसर क्या होगा। एक है O2, एक है N2। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 32, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, ठीक है करो करो करो, इसका कितना हो गया 28, मैं भी कर रहा हूं, क्यों भाई, और इन्हीं का मिक्सचर किया। अब देखो मैं नाम नहीं लूंगा, कोई बच्चा मुझे आंसर 23 दे रहा है, कोई 25 भी दे रहा है, कोई 20 भी दे रहा है, कोई 24 भी दे रहा है। सब लोग आंसर दे रहे हैं, ये सारे बच्चे हैं, कई बच्चे हैं। ठीक है, अब उन बच्चों का मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन यहीं पे फर्क पड़ जाता है स्मार्ट का। एक बात बताओ, ये 32 है, ये 28 है, यार जिंदगी बीत गई एवरेज निकालने में, आंसर तो इन दोनों के बीच में ही आएगा। तो
23, 25, 20, 24 कहां से आ लिए? आंसर 28 से ज्यादा नहीं हो सकता, आंसर 32 से कम नहीं हो सकता, सॉरी 32 से ज्यादा नहीं हो सकता, 28 से कम नहीं हो सकता। तो ये आंसर कहां से हो गए? आपने कैसे किया होगा? 32 × 5, 28 × 5 और डिवाइडेड बाई टोटल मोल्स 5 × 5 10, ये किया होगा जो अभी आंसर आया। और कई बच्चों ने मुझे इसका आंसर 30 भी दिया है, और 30 सही है। कैसे भाई? ए डबल एम कैसे निकालोगे? ए डबल एम आप ऐसे निकालोगे भाई, ए डबल एम ऐसे निकालोगे भाई। 32 वाला कितना? 5 मोल, तो 32 × 5 प्लस 28 × 5 और टोटल मोल्स कितने हो गए? 5 + 5 दोनों हो गए, तो यहां पे 10 हो गए। तो इसका मतलब ये हुआ कि कितना हो गया जी? 5 दूनी 10, 5 तियाई 15, 1 16 और 28, 5 8 40, 4 5 दूनी 10 और 28, 5 8 40, 4 5 दूनी 10 14 और डिवाइडेड बाई कितना? 10, तो 160, ये 300/10 30 हो गया। तो लॉजिक सी बात है यार, तुम लोग का आंसर 23 कैसे आ गया, 25 कैसे आ गया और 20 कैसे आ गया, 24 कैसे आ गया? तो हो ही नहीं सकता। तो आंसर देने से पहले स्मार्टली सोच तो किया करो यार कि आंसर 28 और 32 के बीच में आएगा, क्योंकि O2 का फार्मूला ये, N2 का ये। और एक बात और सुनो, सीधी बात बताऊं, एक ट्रिक और बताता हूं। अगर मोल्स बराबर है ना, तो सीधा है, सिंपल एवरेज ले लो। इसका कितना है? 32, इसका कितना है? 28, जोड़ के 2 से डिवाइड कर दो, ये आंसर हो गया। मोल्स लेने की भी जरूरत नहीं, लेकिन मोल्स बराबर होने चाहिए। और अगर तीसरी गैस है तो बाई 3 कर दो, ये सब करने की जरूरत ही नहीं। तो स्मार्ट वर्क कर भाई मेरे, यही तो सिखाना है आपको। अब मैं कई बच्चों का नाम लूंगा तो सर आपने मेरी बेइज्जती कर दी, ये वो, आपसे अच्छा नहीं है, मैं नाराज हो गया, ये हो गया, तो फिर तो वो तो एक अलग बात हो गई भाई मेरे हैं। लेकिन मैं नाम नहीं लेता, मेरी एक आदत है, मैं बच्चों को हमेशा मोटिवेट करता हूं। लेकिन बच्चे अपनी गलतियों को सुधारो, 10th को भूल जाओ, बहुत भयानक परिवर्तन आने वाला है अगर जीवन में अच्छा बनना चाहते हो। इसलिए आप मुझे सारे बच्चे पहले बताओ, अब यहां पर जब ये स्थिति आ गई तो आपने देख लिया क्या? अगर मोल्स बराबर हैं तो सिंपल एवरेज ले लो। सिंपल एवरेज कैसे लिखते हो? 2 को जोड़ो बाई 2 लो, 3 गैसेस हो, मोल्स बराबर हो, तीनों को जोड़ो बाई 3, खटैक, आंसर सॉल्व। तो क्वेश्चन में एक और लिख दो, लिखो भाई, कैलकुलेट ए डबल एम एवरेज मॉलिक्यूलर मास इफ वी मिक्स, क्या? इफ वी मिक्स, क्या बोलते हैं? 3 मोल ऑफ 3 मोल्स ऑफ मीथेन गैस, ओके, और यहां पर 7 मोल्स ऑफ क्या बेटा? O2 गैस, ठीक है, एंड 10 मोल ऑफ 10 मोल ऑफ क्या बेटा? क्या बोलो? CO2 गैस, CO2 गैस ले लिया। क्लियर है? मुझे आंसर एग्जैक्ट नहीं चाहिए, मुझे आंसर बताना है। आपका आंसर बिलो 16 होगा, सेकंड 16 और 32 के बीच में होगा, थर्ड चॉइस में बताइए मुझे 32 और 44 के बीच में होगा, और फोर्थ है यहां पर मान के चलो कि 44 से लेकर 72 के बीच में होगा। ऐसी चॉइस अगर जेई वाले बनवा दें और आपसे पूछें आंसर क्या होगा, तो जल्दी मुझे आंसर दीजिए। 1 2 3 4 में से कौन सा आंसर है? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये आंसर है। जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। 10 सेकंड से ज्यादा प्रॉब्लम में टाइम नहीं लगना चाहिए, जल्द 10 सेकंड से जल्दी बोलो। देखो, इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 16 है। इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 32 है। ओके, और इसका मॉलिक्यूलर मास कितना है? 44 है ना?
सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर मास किसका है? इसका है। मोल्स भी किसके ज्यादा हैं? इसके हैं। तो इसमें जो एवरेज आएगा वो किस तरफ टिल्टेड होगा? CO2 की तरफ, है ना? तो आंसर बिलो 16 तो मतलब ही नहीं, बिलो 44 भी मतलब नहीं, यानी 16 और 44 के बीच में आएगा। अब 16 और 32 के बीच में आएगा नहीं, जब सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन इसका है तो आंसर 32 और 44 के बीच में आएगा। खटाक से आंसर हो गया। क्या सॉल्व करना है यार इसमें? ऐसे ऑब्जेक्टिव सवाल बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। जो कर गया वो निकल गया, जो नहीं कर पाया वो पड़ा रह गया। सीधी बात है। तो भैया अच्छी तरीके से देख लो, समझ लो, बताओ क्या अब AMM निकालने का दूसरा तरीका समझ में आया सभी को? ऑप्शन 3 है। क्या क्लियर हुआ? बताइए, समझाइए। नंदिनी ने, सक्षम ने, सभी ने बताया मेरे को, दिव्यांशी गुप्ता ने, सभी ने बताया मेरे को कि इस तरीके से हमें ये जानने को मिला, समझने को मिला, और इस तरीके से जो है हमारा ये काम हो गया। बताइए, समझ में आया बेटा? तो अब मुझे ये पहले बताओ, क्या मेथड नंबर 2 समझ में आया? जल्दी बताइए, मेथड नंबर 2। अब तो हो गया ना काफी क्वेश्चन, अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अब अगर समझ में आ गया है तो बस अब अच्छी तरीके से देख लो किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं, किस तरीके से हम इसको करते हैं। वाह जी वाह, फिर से कह दे रहा हूं भाई, जिसने आज मेरा पहला लेक्चर ओपन किया है, हो सकता है उसको कम समझ में आ रहा हो ये सर क्या पढ़ा रहे हैं, तो पिछले 2 लेक्चर पढ़ के देख लो, वीडियो पड़े हुए हैं, उसके बाद आराम से बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है? तो चलिए, बस मैं तीसरे मेथड का नाम दे देता हूं, और तीसरा मेथड है मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3। मेथड नंबर 3। 3 मेथड से गारंटी हुई थी ना? ठीक है? देख रहे हो, मैंने एटॉमिक मास में और मॉलिक्यूलर मास में 3 दिन लगा दिए, लोग 3 मिनट नहीं लगाते। तो यहां पे मेथड नंबर 3 क्या है? चलिए, तीसरा मेथड कैसे निकालोगे? तो बताओ। AMM निकालने का तरीका होता है तीसरा, नया शॉर्टकट। नया शॉर्टकट। AMM निकालने का तीसरा शॉर्टकट होता है टोटल मास एंड डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स। टोटल मोल्स। टोटल मास एंड टोटल मोल्स। और मोल तो हम थोड़ा बहुत पढ़ते ही हैं। तो AMM निकालने का जो तरीका होता है वो टोटल मास को टोटल मोल से डिवाइड करने के बाद आता है। टोटल मास जानते ही हो, आपको पता ही है। टोटल मोल्स की विषय उठाता हूं तो टोटल मोल्स को हम, ये तीसरा शॉर्टकट मेथड है AMM निकालने का। इस पर भी जेई एडवांस में क्वेश्चन बन चुका है। वो क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेशन का था। पता क्या था उसमें? क्या बोले कि भाई एक तो NO2 है, सही है, एक NO2 है, एक N2O4 है, एक N2O4 है, सही है, क्लियर। एक NO2 और इस जगह पे और इन्होंने कहा, अच्छी तरह से बोला कि भैया ऐसा है, ध्यान से देखो, कि 2 गैसेस थी, एक NO2 था, एक N2O4 था। आपको पता है NO2 को हम कुछ कहते हैं, N2O4 को कुछ कहते हैं। N2O4 को डाई नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड भी बोलते हैं। आ रहा है समझ में? क्लियर है? तो भाई ऐसा है, जो यहां पर मुझे बताना है वो ये है कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स की वैल्यू अगर मैं करता हूं, टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स का, तो इन्होंने कहा भाई इसके हमने जो है 10 ग्राम ले लिए, इसके भी मैंने 10 ग्राम ले लिए ग्राम, और बोले इसका AMM निकाल दो। तो क्या बच्चों को ये पता है कि हम लोग 9th क्लास में मोल्स कैसे निकालते थे? अगर मास को मोलर मास से डिवाइड कर दो तो मोल्स आ जाते हैं। क्लास 9th में पढ़ाया जाता था। तो ये बताओ इसके नंबर ऑफ मोल्स कितने हो गए? ये जेई का क्वेश्चन है। 10।
इसका मास और इसका मोलर मास कितना हो गया, 32 और 14, 46 हो गया। और इसके मोल्स कितने हो गए, इसके मोल्स हो गए आपके 10 अपॉन ये N2O4 इसका दुगना है तो वो 92 हो जाएगा। समझ में आया 92 कैसे आया, N2O4 आया समझ में, क्लियर है। अब इन्होंने कहा भाई ए डबल एम निकाल लो, तो ए डबल एम कैसे निकलोगा, टोटल मास 10 + 10 हो गया डिवाइडेड बाई टोटल क्या मोल्स, तो कितने हो गए 10/46 + 10/92। अब इसके बाद आप सॉल्व कर लो और सॉल्व करने के बाद मुझे आंसर मिल जाए। तो जेई में ये भी क्वेश्चन आ चुका है, और जब ये क्वेश्चन आ चुका है तो मैं इस बात को मानूंगा कि बेटा इसको जरा सॉल्व भी किया जा सकता है। तो ऊपर कितना आएगा 20, 20 आएगा ना, हाँ 20, और नीचे 10 कॉमन ले लो तो कितना आएगा 1/46 + 1/92 आएगा, आएगा ना, सही है। और यहां से ये आएगा 2, आ गया 2। और मुझे एलसीएम कितना लेना पड़ेगा, एलसीएम यहां पे लेना पड़ेगा 92, तो ये हो जाएगा 2 + 1 3 और डिवाइडेड बाई ऊपर कितना हो गया 2, तो इसका मतलब ये ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 92 इंटू 2/3, तो कितना हो जाएगा 4, 2 दूनी 4, 2 9 18, 184/3, तो ये 3 6 18, 61 पॉइंट समथिंग मेरा आंसर होगा। तो यश राव ने बता भी दिया 61.33 होगा। तो ये भी एक मेथड है जिनसे हम आपका AMM निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए मास पता होना चाहिए और मोल्स को निकालने की जानकारी होनी चाहिए। हालांकि 9th क्लास में पढ़ाया तो जाता है कि टोटल मास अपॉन टोटल मोल्स, नहीं मास मोल्स निकालने का तरीका होता है टोटल मास को अगर हम उसके मोलर मास से डिवाइड कर दें तो मोल्स आ जाता है। अगर नहीं आता है तो चिंता मत करो, हम मोल्स निकालना फिर सिखाएंगे, आप चिंता ना करो। आता है तो अच्छी बात है। तो क्या मुझे बच्चे बताएं, क्या ये तीनों मेथड, बड़ा जोरदार मेथड था आज का, क्या ये समझ में आया? अब आपने देखा कि मैंने एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास में 3 लेक्चर लगा दिए, 3 घंटे लगा दिए। देख सकते हो कि कितना डिटेल पढ़ाया जा सकता है, आपकी नॉलेज दी सकती है, कैसे स्मार्ट स्टडी दे सकती है। सारे बच्चे बताओ क्या समझ में आया आज का लेक्चर? क्योंकि 6 बज चुके हैं, 1 घंटा जा चुका है। हर दिन थोड़ा धीरे 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 शुरुआत करेंगे, चीजों को समझाएंगे, अच्छे से समझेंगे, फिर आपकी फ्रीक्वेंसी मैच होगी और तब जाके आप यहां पढ़ोगे, हम आपको पढ़ा पाएंगे। क्या समझ में आया बेटा सभी को? और आज घर पे इसको बहुत अच्छे से पढ़ो, बहुत अच्छे से करवाओ। फिर भी अगर समझ में ना आए तो कल मेरे से डाउट पूछो। कल नया दिन होगा, नई बातें होंगी, नए कॉन्सेप्ट होगा, लेकिन इसको अच्छे से रिवाइज कर दो।